तो कैसे हो बच्चों। हमारा चौथा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और कल मैंने व्हाट्सएप पे आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न और उसके उत्तर मैंने खुद से लिखकर पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है। कृपया करके आप लोग उसको अपनी कॉपी में लिखें, ठीक है। और आज से हम लोग अपना नया चैप्टर जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से समझो तुम्हारा अब एग्ज़ाम के लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारा चिकित्सा उपागम, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने मानसिक विकार बहुत धड़ल्ले से पढ़ा है, एक एक चीज़ हम लोगों ने कवर किया है। हमारा चिंता विकृति क्या था, हमारा फोबिया क्या था, उन्माद क्या था, हमारा आ, हमारा उन्माद क्या था, सिजोफ्रेनिया क्या था, ये सब, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ये पढ़ेंगे कि मनश्चिकित्सा की प्रकृति एवं प्रक्रिया, चिकित्सा के प्रकार, ठीक है। और लास्ट में हमारा है जो मानसिक रोगियों का पुनः स्थापना। इससे पहले हमने पढ़ा कि मानसिक विकार, ठीक समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस मानसिक विकार का उपचार क्या हो सकता है, मतलब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर बीमार पड़ते हो बच्चों तो कहाँ जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो ना। डॉक्टर आपको क्या करता है, डॉक्टर आपको इलाज करता है ना। तो उसी तरह से जो आपके मानसिक विकार हैं उसका भी तो एक साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो इलाज करेंगे, है ना। उसी को मनोचिकित्सा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर का। दिया है कि मानसिक चिकित्सा की प्रकृति एवं प्रक्रिया। मनोचिकित्सा जिसको कहा जाता है इंग्लिश में साइकेट्रिस्ट, उपचार चाहने वाले या सेवार्थी तथा उपचार करने वाले चिकित्सक के बीच एक ऐच्छिक संबंध होता है, ठीक है। इस संबंध का उद्देश्य उन मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करना होता है जिसका सामना सेवार्थी द्वारा किया जा रहा सामना सेवार्थी द्वारा किया जा रहा हो। सेवार्थी मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपके जो क्लाइंट जो होते हैं वो, ठीक है। यह संबंध सेवार्थी के विश्वास को बनाने में सहायक होता है जिसमें वो अपनी समस्याओं के बारे में मुक्त होकर चर्चा कर सके। चिकित्सा का उद्देश्य दुर्नुकूलक व्यवहारों को बदलना, व्यक्तिक कष्ट की भावना को कम करना तथा रोगी को अपने पर्यावरण से बेहतर ढंग से अनुकूल करने में मदद करना है। अपर्याप्त वैवाहिक, व्यवसायिक तथा सामाजिक समायोजन की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति के वैयक्तिक पर्यावरण में परिवर्तन किया जाए। बस इसमें यह कह रहा है कि व्यक्ति किसी चीज़ से अगर ग्रसित है तो वह मनोचिकित्सा के पास आता है तो उसके आगे क्या क्या व्यवहार होते हैं, मतलब वो सेवार्थी मतलब एक पेशेंट कैसे एक डॉक्टर जो मनोचिकित्सा को कैसे अपनी सारी बातें बताता है मुक्त होकर, बिना डरे, बिना भयभीत हुए, बिना शर्माए, बिना किसी भी प्रकार का कि हम अगर बताते हैं तो क्या होगा, क्योंकि ये सारी बातें बच्चे कॉन्फिडेंशियल होती है, गोपनीयता होती है। अगर मान लो मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और तुम हमारे क्लाइंट हो, तुम मुझे जितनी बातें बताओगे ना तो ये बातें सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहेगी। हमें ये राइट्स नहीं है कि हम तुम्हारी बातों को कहीं और जाकर कह दें, ठीक है ना। इसीलिए विश्वास किसी का क्लाइंट का जीतना ही एक मनोचिकित्सा का एक प्राथमिक कारण भी हो सकता है, ठीक है ना। सभी मनोचिकित्सा उपागम में निम्न अभिलक्षण पाए जाते हैं। चिकित्सक के विभिन्न सिद्धांतों में अंतर्निहित नियमों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अनुप्रयोग होता है, ठीक है। केवल वे व्यक्ति जिन्हें कुशल पर्यवेक्षण में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो मनोचिकित्सा कर सकते हैं। मतलब वही व्यक्ति जो हैं जो मनोचिकित्सा का दायित्व निभाते हैं जो अपने क्षेत्र में कुशल है, मतलब जानकार है और ट्रेनिंग लिए हुए हैं, ठीक है। कोई भी उठ के जाकर ये चीज़ें नहीं कर, जैसे अगर मुझे कहोगे करने के लिए तो मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है इन सब चीज़ों के बारे में। मैं जानती हूँ, मैं थ्योरी सब पढ़ा है लेकिन प्रैक्टिकली मेरे में नॉलेज नहीं है। मैंने कभी पेशेंट देखा नहीं, कभी इसके उपचार में जाना नहीं, तो मैं कैसे कर दूँ। अगर मैं करती हूँ तो कहीं ना कहीं ये एथिक्स के विरुद्ध होगा, मुझ पर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है ना। अब है
मनोचिकित्सा कर सकते हैं, हर कोई नहीं कह सकता। एक अप्रशिक्षित व्यक्ति अनजाने में लाभ के बजाय हानि अधिक पहुंचा सकता है। मतलब बिना ट्रेंड व्यक्ति अगर ये सब चीज़ करेगा तो लाभ तो कुछ होगा नहीं बच्चे, लेकिन हानि जरूर कर देगा। चिकित्सात्मक स्थितियों में एक चिकित्सक और एक सेवार्थी होता है, ठीक है, जो अपनी संवेगात्मक समस्याओं के लिए सहायता चाहता है और प्राप्त करता है। चिकित्सात्मक प्रक्रिया में यही व्यक्ति ध्यान का मुख्य केंद्र होता है तथा इन दोनों व्यक्तियों चिकित्सा एवं सेवार्थी के बीच अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप एक चिकित्सा संबंध का निर्माण एवं उनका सदृढ़ीकरण होता है। यह एक गोपनीय है, जैसे मैंने पहले बताया। अंतर्वैयक्तिक है, मतलब हम दोनों के बीच की बात है। एवं गत्यात्मक संबंध है, मतलब गत्यात्मक मतलब कहीं ना कहीं आपके इमोशन में उतार चढ़ाव ये सब हो रही है, गति हो रही है। यही मानवीय संबंध किसी भी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का केंद्र होता है तथा यही परिवर्तन का माध्यम बनता है। मानसिक विकार का मतलब बच्चा ये होता है कि कोई भी चीज़ हम क्या है, सांवेगिक रूप से, मतलब इमोशनल रूप से हम कहीं ना कहीं क्या है बच्चे, डिस्टर्ब है। इस इमोशनल मतलब सांवेगिक, इसको हिंदी में कहते हैं सामवेगिक, ठीक है। इस हिंदी में सांवेगिक मतलब ये होता है, मतलब किसी को ज़्यादा दुख है, किसी को ज़्यादा तकलीफ़ है, कोई किसी दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उसके लिमिट से बाहर है। ये चीज़ें जब व्यक्ति के ग्रसित होने लगता है, छोटी छोटी बातें पे वो परेशान हो जाता है, उसे कहीं ना कहीं वो रात में अचानक उठ जाता है, उसे कोई भी बात चुभ जा रही है, अपने आप को वो रूम में बंद कर लिया है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे अगर व्यक्ति कोई होते हैं तो वो सांवेगिक रूप से डिस्टर्ब होते हैं। अब वो चाहते हैं किसी से मिलना, कि ताकि मैं ये सारी बातें कहूँ, किसी का निदान मिले, तो वो जाते हैं किसके पास, एक चिकित्सक के पास, ठीक है ना बच्चा। अब ये चिकित्सक इसको पूरी बातें सुनता है, किसकी, ये जो एक सेवार्थी की। अब वो अपनी सारी बातें बताता है कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे समाज में बहुत लोग ताने देते रहते हैं, मेरी शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं है, मुझे मेरे बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं। ये सारी कहानी किसको बताता है, यही जो चिकित्सक होता है, उसकी बातों से उसे लगता है कि अच्छा इसको ये प्रॉब्लम है, ये डिप्रेशन में है, ये सिजोफ्रेनिक के कगार पे है, ये वो है। अब यहीं से शुरू होता है इसका इलाज, समझ रहे हो ना। यही कहना चाह रहा है आपका चैप्टर 5, ठीक है। अब देखिए दे रहा है, सभी मनोचिकित्साओं के उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों में कुछ या सब होते हैं। अब आपको क्या कह रहा है, मनोचिकित्साओं के उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों में कुछ या सब होते हैं। अब देखिए पहला, सेवार्थी के सुधार के संकल्प को क्या करते हैं, प्रबलित करते हैं। संवेगात्मक दबाव को क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था कि मुझे बहुत टेंशन है, परेशान हूँ मैं, दुख हूँ, मेरे अंदर प्रेशर है, तो उसको एक चिकित्सक क्या करेगा बच्चा, संवेगात्मक दबाव को कम करेगा, ठीक है। सकारात्मक विकास के लिए हर समय मतलब उसको क्या करेगा ना, प्रयास करेगा कि तुमको सकारात्मक विकास हो, तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी खत्म हो और क्या आए, पॉजिटिविटी आए, सकारात्मक तरह से तुम किसी चीज़ को सोचो। आदतों में संशोधन करना, मतलब मेरी जो आदत है जिसके कारण मैं ये अवसाद से ग्रसित हूँ या चिंता विकृति से ग्रसित हूँ, तो उस आदत को मुझे क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। चिंतन के प्रतिरूपों में परिवर्तन, आत्म जागरूकता को बढ़ाना, मतलब सबसे बारे में वो कहते हैं ना कि दूसरों के बारे में से अच्छा है कि पहले तुम अपने आप को जानो। तुम दूसरे की बुराई कर रहे हो ना, पहले तुम अपने आप को जानो। तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हो ना, ऐसा कर रहे हो कि तुम अपने लिए भी एक गड्ढा खोज रहे हो, जो ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी बातें होती हैं। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का संप्रेषण में सुधार, अंतर्वैयक्तिक ये होता है कि तुम आसपास, तुम जिससे भी तुम अपनी अंतःक्रिया कर रहे हो, उससे तुम बातें कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं तुमको सुधार लाने की ज़रूरत है। अब क्या है आपका, निर्णयन में सुकर बनाना, मतलब निर्णयन जो आपके किसी भी तरह का तुम जो निर्णय लेते हो, जीवन में अपने विकल्पों के प्रति जागरूक होना, मतलब ये कहते हैं ना प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए ख़त्म हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरे बैकअप में प्लान बी है। इसी तरह से तो जो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारे अल्टरनेटिव है, तुम्हारे जो विकल्प हैं, ऑप्शन है, उस ऑप्शन में
मैं ये कहती हूँ मैं आईएएस नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने विकल्प में ये रखा था कि मैं प्रोफेसर बन जाऊँगी। हो सकता है इसके अंदर भी मेरी पॉजिटिविटी हो, ये दोनों दोनों मेरे लिए पॉजिटिविटी था। हाँ, हो सकता है मैं यूपीएससी नहीं निकाल पाई, लेकिन भाई मैं प्रोफेसर तो हूँ। तो ऐसे भी बैकअप लेके चलो, ये ना कि बस अब यूपीएससी हम फेल हो गए, अब हम जीवन में तो कुछ है ही नहीं, बस अब तो हम परेशान हैं, हम चिंता विकृति में, हम तो अब डिप्रेशन में। नहीं भाई, जीवन एक ही मिलती है। इस जीवन में अगर सफल तुम पाते हो तो असफल भी तुम सोच के रखो कि हाँ हम असफल हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम असफल हो गए तो ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई, नहीं। हो सकता है वो असफलता के बाद तेरी ज़िंदगी शुरू हो रही है ना। अपने सामाजिक पर्यावरण से एक सृजनात्मक एवं आत्म जागरूक तरीकों को संशोधित करना। ठीक है, तो चलो यहाँ तक हमारा क्या था, चिकित्सा का क्या था, हमारा चिकित्सक का एक क्या था उद्देश्य, कि हमको करना क्या है हमारे क्लाइंट के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चिकित्सात्मक संबंध। ठीक है, सेवार्थी एवं चिकित्सात्मक के बीच में एक विशेष संबंध होता है। किसके बीच में? सेवार्थी मतलब एक पेशेंट, मतलब एक रोगी, और दूसरा क्या कह रहा है आपका, एक डॉक्टर। ठीक है, ये आपका क्या है, पेशेंट है, और ये आपके क्या हैं, डॉक्टर हैं। ठीक है ना, इसी के बीच में बोल रहा है आपका संबंध। चिकित्सात्मक संबंध या चिकित्सात्मक मैत्री कहा जाता है। यह न तो एक क्षणिक परिचय है और न ही एक स्थायी है। मतलब एक अगर कोई आता है हमारे पास सेवार्थी, तो वो क्षणिक मेरे लिए परिचय नहीं हो सकता कि आज आया हम कल उसको भूल गए, नहीं। लेकिन ये भी नहीं होता है कि वो मेरे साथ जीवन भर चलेगा। कुछ साल बाद मैं उसको ठीक कर दूंगी, चला जाएगा। इट में भी 2 साल लगेंगे, 6 महीना लगेंगे, 1 महीना लगेंगे। तो ये क्षणिक कैसे हुआ? तो सिंपल सी बात है, मेरा संबंध ना तो क्षणिक है और ना स्थायी है। ठीक है, अब देखेंगे यह टिकाऊ संबंध। यह चिकित्सात्मक मैत्री के 2 प्रमुख घटक होते हैं। पहला घटक इस संबंध की संविदात्मक प्रकृति, जिसमें 2 इच्छुक व्यक्ति सेवार्थी एवं चिकित्सक एक ऐसी साझेदारी या भागीदारी में प्रवेश करते हैं जिसका उद्देश्य सेवार्थी की समस्याओं को निराकरण करने में उसकी मदद करना होता है। ठीक है, चिकित्सात्मक मैत्री का दूसरा घटक चिकित्सा की सीमित अवधि। यह मैत्री तब तक चलती रहती है जब तक सेवार्थी अपनी समस्याओं का सामना करने में समर्थ न हो जाए तथा अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में न ले ले। इस संबंध की एक अनूठी विशेषताएं हैं। ये एक विश्वास तथा भरोसे पर आधारित संबंध है। उच्च स्तरीय विश्वास सेवार्थी को चिकित्सा के सामने अपना बोझ हल्का करने तथा उसके सामने अपने मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत समस्याओं को विश्वसनीय रूप से बतलाने में समर्थ बनाते हैं। चिकित्सा सेवार्थी के प्रति अपनी स्वीकृति, तदनुभूति, सच्चाई और गर्मजोशी दिखाकर इसे बढ़ावा देते हैं। मतलब मेरे सामने कोई पेशेंट आया तो हमने उसके दुख दर्द सुने। अब उसके दुख दर्द सुने तो भैया उस दुख दर्द को तुम क्या करो, उसके अनुसार ही ढालो। ये ना कि वो अपना दुखड़ा बता रहा है और तुम हंसना शुरू कर दो, तुम ये कह दो क्या यार तुम लोग इतने छोटी छोटी बातों पे आ जाते हो। ये सब नहीं कहना होता है उसको, तुमको ये कहना है कि हाँ भाई तेरा दुख मैं समझ सकती हूँ, हाँ भाई आपके जो प्रॉब्लम है मैं समझ रही हूँ। ठीक है ना, मैं समझ रही हूँ क्योंकि उस जगह पे मैं अपने आप को देख रही हूँ। ऐसे कहना होता है हमारे पेशेंट को। कौन कहता है? एक डॉक्टर। ठीक है, उसके अंदर विश्वास दिलाता है, उसके अंदर ये एहसास दिलाता है कि तुम जो अपनी कहानी मेरे सामने कह रहे हो, इस कहानी से मुझे कहीं ना कहीं लगाव है, मैं तुम्हारे दुख को समझ रही हूँ और तुम्हारे दुख के प्रति हमारी क्या है, सहानुभूति है। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब चिकित्सा अपने शब्दों और व्यवहारों में संप्रेषित करता है कि सेवार्थी का मूल्यांकन नहीं कर रहा है तथा वह सेवार्थी के प्रति अपनी सकारात्मक भावनाओं को दिखाता रहेगा, चाहे सेवार्थी उसके प्रति अशिष्ट व्यवहार क्यों न करे या पूर्व में की गई सोची कई गलत बातों को क्यों न बतलाए। ठीक है, यह असर्त सकारात्मक आदर की भावना है जो चिकित्सा की सेवार्थी के प्रति होती है। अब क्या कह रहा है, एक पॉइंट आया आपका, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, अशर्त सकारात्मक आदर।
इसमें क्या है कि एक चिकित्सा जो है सेवार्थी के प्रति अपनी कंप्लीट सहानुभूति प्रकट कर रहा है, अनकंडीशनल, अशर्त, किसी भी तरह का एक डॉक्टर उसके प्रति शर्त ना कहकर अशर्त है, मतलब कह रहा है कि ठीक है, अशर्त, बिना कोई कंडीशन का। समझ रहे हैं ना? चिकित्सा की सेवार्थी के प्रति तदनुभूति, जो इम्पैथी जो बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तथा सहानुभूति तथा किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति की बौद्धिक समझ से क्या होती है, भिन्न होती है। अब ये आपको कह रहा है कि सहानुभूति क्या है और आपके तदनुभूति क्या है। ठीक है, सहानुभूति में व्यक्ति को दूसरे के कष्ट के प्रति दया और करुणा तो होती है, किंतु दूसरे व्यक्ति की तरह वो अनुभव नहीं करता है। मतलब हाँ, मुझे आपके प्रति सहानुभूति है, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि उस व्यक्ति की फीलिंग को वो समझ रहा है। समझ में आ रही है ना? बौद्धिक समझ भाव शून्य इस आशय से होता है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरह अनुभव कर पाने में असमर्थ होता है और ना ही वो सहानुभूति का अनुभव कर पाता है। इसके विपरीत तदनाभूति, मतलब इसको कहा जाता है बच्चे इम्पैथी। अब तुम लोग अपने कॉपी में सिंपैथी और इम्पैथी में क्या अंतर है, सहानुभूति और तदनाभूति में क्या अंतर है, लाइन लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कर देना। ठीक है, कि व्यक्ति दूसरे की व्यक्ति की दुर्दशा को समझ सकता है। इसके विपरीत तदानुभूति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की दुर्दशा को क्या कर रहा है, समझ रहा है तथा उसी तरह अनुभव भी कर रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दूसरे व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से या उसके स्थान पर स्वयं को रखकर बातों को क्या कर रहा है बच्चे, समझ रहा है। अब क्या है, अब सहानुभूति में कि हमको आपके प्रति सहानुभूति है, पर जरूरी नहीं है कि उसके दर्द को अपने जैसा दर्द रख के समझ रहा है। जस्ट उल्टा उल्टा तदनुभूति में वो ये कह रहा है कि मुझे दुखी है और मैं उस जगह पर अपने आप को रखकर इस दुखी को एहसास कर रही हूँ या कर रहा हूँ। यही होता है आपके सिंपैथी और इम्पैथी में अंतर। चलिए, अब है इसका तात्पर्य यह हुआ कि दूसरे व्यक्ति की परिप्रेक्ष्य या उसके स्थान पर स्वयं को रखकर बातों को समझना। तदनुभूति चिकित्सात्मक संबंध को समृद्ध बताती है तथा इसके स्वास्थ्यकार संबंध में परिवर्तन करती है। ठीक है, चिकित्सात्मक मैत्री के लिए आवश्यक है कि चिकित्सक सेवार्थी द्वारा अभिव्यक्त किए गए अनुभव, घटनाओं, भावनाओं तथा विचारों के प्रति नियमबद्ध गोपनीयता का अवश्य पालन करें। चिकित्सक को सेवार्थी के विश्वास और भरोसे का किसी भी प्रकार के से कभी भी अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। अतः यह एक व्यवसायिक संबंध है और ऐसा ही रहना चाहिए। अब ये कह रहा है कि किसी भी तरह का अगर कोई पेशेंट करता है तो एज अ डॉक्टर आपको उस बातें को हमेशा नियमबद्ध गोपनीय रखना है और किसी भी तरह का भरोसा नहीं तोड़ना है। ये कहीं ना कहीं आपके मोरल सपोर्ट के खिलाफ है। ठीक है, अब ये था हमारा। अब देखिए, ये थोड़ा हम क्रियाकलाप 5.1 में ज़रूर पढ़ेंगे। मैं ये हमेशा पढ़ना पसंद करती हूँ। देखिए, हो सकता है कि आपके किसी सहपाठी या मित्र या दूसरे दूरदर्शन धारावाहिक के आपके मनपसंद पात्र ने हाल ही में जीवन की एक नकारात्मक या अभिघातक घटना का अनुभव किया। जैसे उदाहरणार्थ किसी प्रिय की मृत्यु, किसी मृत्यु संबंध या मित्रता का टूटना जिसे आप जानते हैं। अपने को दूसरे स्थान पर रहकर ये जानने का प्रयास कीजिए कि वह व्यक्ति कैसे अनुभव कर रहा है, क्या सोच रहा है तथा पूरी स्थिति के प्रति अपनी परिप्रेक्ष्य को जानने का प्रयास कीजिए। आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि व्यक्ति कैसा अनुभव कर रहा है। ठीक है, अब फिर दिया है नोट। यह अभ्यास कक्षा में किया जाना चाहिए जिससे किसी भी कष्टप्रद अनुभव से उबरने में अध्यापक विद्यार्थी में मदद कर सके। अब ये कह रहा है, सिंपल सी बात है, ये आपका पॉइंट इसलिए दिया गया है कि आप सिंपैथी के बारे में और इम्पैथी के बारे में जान सके। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति, मतलब मुझे आज से 2 साल पहले मेरे दादाजी गुजर गए थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा था
और अगर मेरे क्लास में कोई बच्चा आता है और कहता है कि ईश्वर ना करे कि मेरे दादाजी गुजर गए थे तो मैं ये काम नहीं कर सका, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के प्रति तुम बताओ मुझे सहानुभूति होगी कि तदनुभूति होगी? ठीक है, ये बात आप मुझे बता सकते हैं, आप अपने मैसेज करिए मेरे व्हाट्सएप पे कि वो क्या होगा, ठीक है ना। अब अगली क्लास में बच्चे हम लोग पढ़ेंगे चिकित्सा के प्रकार। मैं चाहूँगी तो आज भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पढ़ाना है। सब कुछ हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चिकित्सा के प्रकार। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक डॉक्टर है, ठीक है, एक क्या है हमारा रोगी है, ठीक है। रोगी क्या कर रहा है? अपनी सारी दुख पीड़ा किसको बता रहा है? डॉक्टर को। डॉक्टर क्या कर रहा है? अब तुम बताओ, डॉक्टर उसके प्रति सिंपैथी रखेगा कि इम्पैथी रखेगा? और डॉक्टर का क्या क्या मतलब उसके नियम है कि रोगी के बातें सुनेगा, समझेगा, उस पर गौर करेगा, उस पर क्या करेगा? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मतलब अशर्त सकारात्मक आदर रखेगा उसके भावनाओं के प्रति, उसकी बातों का मजाक नहीं उड़ाएगा, उसकी बातें को किसी से नहीं कहेगा, हर बातें वह गोपनीय रखेगा, ठीक है ना। तो ये सारे हमने पढ़ा अपने टॉपिक के स्टार्टिंग में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि चिकित्सा के प्रकार क्या है। कब पढ़ेंगे? हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग। उसके बाद से हम लोग तो हैं ही आपके हेल्प करने के लिए। बस हम चाहते हैं कि आप लोग बच्चों सिर्फ पढ़ो, पढ़ते नहीं हो तुम लोग, हमको इस बात की बहुत दुख है।